साथियों, आज हम आपको बीएनएस में दंड बताएंगे। दंड कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन दंड से पहले जानना जरूरी है कि दंड का उद्देश्य क्या है। प्राचीन काल में दंड का क्या प्रावधान था। साथियों, प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो दंड देने के तरीके अलग थे। उसका रीजन यही था कि उस समय विधि नहीं थी। जो भारतीय न्याय संहिता है, इस प्रकार से ऐसी कोई विधि नहीं थी जिसमें कि कानूनी प्रावधान किए गए हों। अगर हम अपने अतीत में जाएं, देखें तो पाएंगे कि पहले के समय में कोड़े मारने की व्यवस्था थी, दागने की, अंग विच्छेद कर दिए जाते थे, यहाँ तक कि हाथ पैर जकड़ दिए जाते थे। अंग विच्छेद मतलब अलग कर दिया जाना। देश से निकाला देने का आदेश था, एकांत कारावास, जुर्माना, इस प्रकार के दंड दिए जाते थे। चूंकि अपराध एक आवश्यक बुराई है, यह जो दंड के प्रावधान किए गए हैं, यह अपराध, जो भी व्यक्ति अपराध कर रहा है, अपराध क्या है? एक प्रकार से बुराई है। अपराध एक सामाजिक बुराई है और जो कोई भी अपराध करेगा उसका निवारण भी होगा, यानी निराकरण होगा। निवारण भी अनिवार्य है। तो निवारण कैसे होगा? दंड के साथ होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 4 में दंड के बारे में बताया गया है। अगर हम देखें तो जयद्रथ वध में भी कहा गया है कि अन्याय सहकर चुप रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। साथियों, पहले भी ऐसा कहा गया है। अपराधों की निवारण तथा अपराधियों पर अंकुश के लिए दंड व्यवस्था आवश्यक है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दंड जरूरी है। क्यों? क्योंकि दंड अगर नहीं होगा तो अपराधों का नियंत्रण, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। साथियों, उद्देश्य क्या है इसके? ये जो दंड बनाए गए, इनका उद्देश्य यही है कि अपराधों को रोकना। जो दंड है, दंड ये जो बनाए गए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है अपराध को रोकना। क्या करना? अपराध को रोकना। राज्य समाज का प्रतिनिधि है। राज्य क्या है? समाज का प्रतिनिधि है। उसकी संपूर्ण दंड व्यवस्था सामाजिक शांति और रक्षा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए और उसे उन साधनों को अपनाना चाहिए जिनसे समाज के लोग आपराधिक प्रवृत्ति से अपने को दूर कर सकें। दंड का उद्देश्य अपराध को रोकना है तथा प्रत्येक दंड का प्रभाव दो रूपों से हो सकता है। पहला, एक व्यक्ति को रोकना जिसने आपराधिक कृत्य किया है, जिससे कि वह पुनरावृत्ति ना कर सके, और एक साधारण व्यक्ति के मन में डर पैदा करना। साथियों, ये जो दंड है, इनके दो प्रारूप हैं। पहला कि एक व्यक्ति है, मान के चलिए एक व्यक्ति है, इसने कोई अपराध किया, एक बार कोई अपराध कर दिया, तो अब यह व्यक्ति दोबारा अपराध ना करे। दंड क्या है? दंड यही प्रावधान करता है। दंड इसलिए जरूरी है ताकि एक व्यक्ति ने जो अपराध कर दिया है वह अब उस अपराध की पुनरावृत्ति ना करे। और दूसरा, जो साधारण व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, उसके मन में एक डर आ जाए। किसको देख करके? इस व्यक्ति को देख करके कि जिसको दंडित किया गया है, इसको दंडित किया गया है। इस साधारण व्यक्ति के मन में भी ये चीज आए कि देखो, ये व्यक्ति ने अपराध किया था, उसको दंडित किया जा चुका है। इसलिए साधारण व्यक्ति जो है उसके मन में क्या आ जाए? डर पैदा हो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध माना है। जहां किसी महिला की उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर निर्दयता पूर्वक हत्या की जाती है, वहां ऐसे मामले में अपराधियों को अधिकतम सजा से दंडित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। समानता दंड की मात्रा निर्धारित करते समय
न्यायालय मामले से संबंधित परिस्थितियों जैसे अपराध की प्रकृति, उससे हुई क्षति, अभियुक्त की आयु तथा मानसिक स्थिति पर विचार कर सकती है। किसी भी दंड का निर्धारण कैसे होता है, यानी जब भी न्यायालय दंड का निर्धारण करती है तब वह कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके दंड का निर्धारण न्यायालय करती है, हम आपको बताएंगे। साथियों, न्यायालय दंड निर्धारण में किन किन बातों को देखती है? पहली चीज है अपराध की प्रकृति। अपराध की प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का, किस नेचर का अपराध है। दूसरी कंडीशन, उससे हुई क्षति, उससे हुई क्षति की क्या है। अभियुक्त की आयु क्या है, जो अभियुक्त है उसकी आयु, अभियुक्त की आयु क्या है, और उसकी मानसिक स्थिति, किसकी, अभियुक्त की मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही दंड का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए हैं कि युवक अभियुक्तों से कोई तिरस्कार पूर्ण कार्य न लिया जाए और प्रतिवर्ष उन्हें उदारता से पैरोल पर जाने का लाभ दिया जाए यदि उनका आचरण या व्यवहार जिम्मेदारी और विश्वसनीयता दर्शित करे। तो सेशन न्यायाधीश को निर्देशित किया गया था कि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जेल का दौरा करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदर सिंह के मामले में, इंदर सिंह बनाम स्टेट AIR 1978, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदर सिंह का एक मामला है, उसमें कहा है कि जिन अपराधियों को सजा हुई है अगर उनमें सुधार आ रहा है, वो सुधार की ओर अग्रसर हैं, तो उनको पैरोल पर जाने दिया जाए। पैरोल एक प्रकार से छुट्टी होती है। पैरोल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन साथियों ने पैरोल से संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखा है, हमारे वीडियो को जरूर देख लें। इंदर सिंह बनाम स्टेट AIR 1978 SC 1090, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवक अभियुक्तों से कोई तिरस्कार पूर्ण कार्य न किया जाए। जो अपराधी युवक है उनसे तिरस्कार पूर्ण कार्य न लिया जाए, प्रतिवर्ष उन्हें उदारता से पैरोल पर जाने का लाभ दिया जाए। यदि पैरोल पर कब जाने को मिलेगा, यदि पैरोल पर जाने को कब मिलेगा, यदि उनका आचरण, व्यवहार, जिम्मेदारी, आचरण, व्यवहार, जिम्मेदारी और विश्वसनीयता अगर किसी युवक अपराधी जिसे सजा सुनाई गई है, अगर उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसके आचरण, व्यवहार, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी में बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पैरोल में छोड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ सेशन न्यायाधीश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि जेल का दौरा करते रहें, मतलब जेल में जाकर के सेशन न्यायाधीश दौरा करते रहें। सुनील बत्रा के मामले में एक और जजमेंट है, सुनील बत्रा, उसके मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वह भी हम आपको बता देते हैं। सुनील बत्रा के मामले में, सुनील बत्रा 1980, सुनील बत्रा 1980 का मामला है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संप्रेक्षण किया, ऑब्जर्व किया कि कठिन श्रम शब्दों को मानवीय या मनोचित दृष्टिकोण मिलना चाहिए। कोई विद्यार्थी या कमजोर पुरुष जिसे कठोर कारावास का दंड दिया गया है,
उसे प्रतिदिन 9 घंटे पत्थर तोड़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। कैदी ये मांग नहीं कर सकता कि उसके हल्के काम दिए जाएं, परंतु युक्त रूप से वह यह कह सकता है कि उसे वही काम सौंपे जाएं जिन्हें करने के वे योग्य हैं। समझदारी और हमदर्दी या सहानुभूति दंड के शत्रु नहीं है। इस मामले में जो कैदी हैं उनसे 9 घंटे लगातार पत्थर तोड़वाए जाते थे। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि कठोर कारावास जो रहता है उसमें कार्य करने पड़ते हैं, कठिन काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसको कठोर कारावास मिला है उसकी क्षमता को देख करके ही काम उसको सौंपा जाए कि जो काम वह कर सके। ऐसा नहीं है कि जो काम वह नहीं कर सकता उससे लगातार इस प्रकार का कार्य करवाया जाए। साथ ही न्यायालय ने कहा कि समझदारी और हमदर्दी या सहानुभूति दंड के शत्रु नहीं है। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी दर के कार्य के लिए भी न्यायालय ने कहा है कि बंदियों को न्यूनतम मजदूरी पाने का हक है। न्यूनतम मजदूरी की दर से जो मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होनी चाहिए। आज समान विधिक दृष्टिकोण उपयुक्तावादी है, क्योंकि एक मान्य तथ्य है कि विधि, धर्म और नैतिकता के सभी आदर्शों को कार्यान्वित नहीं कर सकता, वरन आचरण के उस न्यूनतम मानक को लागू कर सकता है जिसके बिना सामाजिक जीवन असंभव हो जाए। विधि की उपयुक्तता को सुरक्षित रखने में है। साथियों, इसमें न्यायालय ने कहा है कि जो भी कैदी जिनको कारावास मिली है उनको न्यूनतम मजदूरी दर से मजदूरी दी जानी चाहिए। दंड का उद्देश्य निवारक होने के साथ साथ ही सुधारार्थ भी है। जो दंड का उद्देश्य, देखिए कि दंड का उद्देश्य क्या है? अपराध का निराकरण करना, निवारण करना। निवारक के साथ साथ ये सुधारार्थ भी है। वर्तमान में दंड का मूल उद्देश्य अपराधी को निरोधित करने, वर्तमान में देखा जाए वर्तमान में मूल उद्देश्य यही है कि अपराधी को निरोधित करके न केवल उसकी स्वतंत्रता को बाधित करना, अपितु अपराधी को निरोधन की अवधि के दौरान इस रूप में तैयार करना कि वह एक सामान्य सभ्य नागरिक बनकर समाज में अपना जीवन यापन कर सके। साथियों, आज के समय में दंड जिसको दिया जाता है, जिस अपराधी को, उस अपराधी को कहां रखा जाता है? जेल में निरोधित करके रखा जाता है। जेल में उस व्यक्ति को इस तरीके से रखा जाए ताकि समाज में जीवन यापन कर सके, आकर के उसमें सुधार हो। मूल उद्देश्य यही है कि समाज में एक सभ्य नागरिक बनकर अपराध की दुनिया से दूर होकर के अपना जीवन यापन करे। इसी प्रकार गुडी कांति नरसिम्हलू बनाम नागर साहब के बाद में माननीय न्यायालय ने कहा है कि दंड के वर्तमान स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए यह कहा कि लोक न्याय के परिवर्तन में यंत्रवत निरोध को कम करना ही दंड विधि का मुख्य लक्ष्य है। अतः दंड का लक्ष्य तभी सफल हो सकता है जबकि अनंत निरोध की स्थिति को सुधारवादी दिशा का स्वरूप प्रदान किया जाए। फिर भी सामाजिक खतरे के सिद्धांत तथा आपराधिक कार्य से समाज के समक्ष उत्पन्न खतरे की स्थिति को किसी भी दशा में नहीं नकारा जा सकेगा। दंड का अंतिम उद्देश्य न्यायपूर्ण लक्ष्य को सफल बनाना है। क्या करना है? दंड का जो मेन लक्ष्य है वह यही लक्ष्य है कि न्यायपूर्ण तरीके से इसको सफल बनाना है। तो साथियों, हमने आपको दंड के बारे में बेसिक जानकारी दे दी कि दंड का उद्देश्य, प्राचीन काल में क्या दंड की व्यवस्था थी, यह भी हमने आपको बता दी। अब साथियों, हम आपको बताएंगे भारतीय न्याय संहिता में दंड के लिए कैसे क्या प्रावधान किए गए हैं, यह भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथियों, धारा 4 बीएनएस की धारा 4 भारतीय न्याय संहिता अध्याय 2 में धारा 4 बीएनएस की सेक्शन 4 धारा 4 दंड के बारे में बताती। नंबर 1 कहती है मृत्यु दंड। नंबर 2 आजीवन कारावास। इसमें एक चीज और हमने देखी है कि जैसे बलात्कार के केसों में या ऐसे बिरले से बिरले केसों में जिनमें दंडित
के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक का कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक का कारावास। ऐसे बहुत से अपराध हैं जिनमें कि इस प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया है कि शेष प्राकृतिक काल तक क्या किया जाएगा, शेष प्राकृतिक जीवन काल तक का कारावास दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फिर है कारावास, और कारावास भी दो प्रकार का है, कठोर और सादा। फिर है संपत्ति की जब्ती, कोई भी संपत्ति है उसकी जब्ती। फिर छठवां जुर्माना, अर्थदंड, और सातवां सामुदायिक सेवा। साथियों देखिए, मेन जो दंड 6 ही हैं, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति जब्त करना, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। ये जो शेष प्राकृतिक जीवन काल है, इसके बारे में धारा 4 में नहीं बताया गया है कि जो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास में ही कह दिया गया कि इस प्रकार का कारावास जिसमें कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक, यानी आपको लाइफ, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपको जेल के अंदर ही रहना है। तो साथियों, इतने दंड दिए जाने का प्रावधान हमारे न्याय विधि में किया गया है। अगर जो कोई भी अपराधी अपराध करेगा उसको इस प्रकार से दंडित किया जाएगा। साथियों, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें कि मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध अपराध हुआ, विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, या ऐसा मामला जिसमें कि मिथ्या साक्ष्य दिया गया जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हो जाए, मृत्युदंड की सजा हो जाए, ऐसा बताया गया। तो अब एक एक करके हम इन सभी अपराधों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या, कौन से अपराध में क्या प्रावधान किए गए हैं। साथियों, मृत्युदंड के संबंध में देखा जाए तो पाएंगे कि बहुत से ऐसे केस हैं, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, जघन्य अपराध, बलात्कार से संबंधित कुछ अपराध जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना जिसमें कि निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हो, तो भी उसको, जिस व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, गढ़ा है, उसको मृत्युदंड देने का प्रावधान है। हत्या के अपराध में भी मृत्युदंड का प्रावधान है। किसी नाबालिग को या पागल को या उन्मत्त को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में भी इस प्रकार का प्रावधान है। ऐसी डकैती जिसमें हत्या कारित की गई है, उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान है। और साथियों, और भी ऐसे अपराध जिनसे कि बिरले से बिरले कैटेगरी में आते हैं, तो उस प्रकार की जो कोई भी कृत्य करेगा उसमें मृत्युदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है, हमारी भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है। साथियों, अब हम बताएंगे आपको आजीवन कारावास से संबंधित कि आजीवन कारावास का मतलब क्या है। साथियों देखिए, अब जो नई बीएनएस है, इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, अब आजीवन कारावास भी देखा जाए तो दो हिसाब का है। कैसा? एक आजीवन कारावास 20 वर्ष तक का होता है, और दूसरा शेष प्राकृत काल तक, यानी जब तक जिंदा है जेल में रहेगा, और 20 वर्ष तक। साथियों,
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अंतर्गत आजीवन कारावास से तात्पर्य कठोर या सश्रम आजीवन कारावास से है। कठोर या सश्रम आजीवन कारावास से है। आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति अपना समस्त शेष जीवन कारावास में बिताने के लिए बाध्य है जब तक कि उसकी सजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा खत्म न कर दी जाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास का अभिप्राय 20 वर्ष तक के कारावास से है। साथियों, इसमें जो दो कैटेगरी है हमने आपको बता दी हैं कि आजीवन कारावास को धारा सेक्शन 6 में, बीएनएस की धारा 6 में आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष तक के कारावास से है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है, क्या प्रावधान है? शेष प्राकृतिक काल तक का भी प्रावधान है। अब हम बात कर लेते हैं कारावास की। तीसरे नंबर का जो दंड है, कारावास। कारावास क्या था? कठोर और सादा। कठोर का मतलब क्या होता है? कारावास से तात्पर्य अपराधी को निरुद्ध रखना। कारावास का मतलब क्या होता है? जेल में कैद करके रखना, बंद रखना, जेल में बंद रखना, जेल के अंदर रखना। साथियों, कारावास वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन किताब में कठोर और सादा दिया गया। तीसरा प्रकार अगर हम जोड़ना चाहें तो एकांत कारावास आ जाता है। एकांत कारावास। कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कठिन श्रम करवाया जाता है। कठिन श्रम क्या करवाया जाता है? कठिन श्रम करवाया जाता है, जैसे अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, पत्थर तोड़ना, पानी खींचना, लकड़ी काटना, ये सब कठोर के अंतर्गत आ जाएंगे। साधारण कारावास में अपराधी सिर्फ बंदी गृह में रखा जाता है, उससे किसी भी प्रकार का कठोर श्रम नहीं करवाया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 यह उपबंध करती है कि कारावास कठोर या साधारण हो सकेगा एवं यह आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से साधारण हो सकेगा। गंभीर अपराधों में कठोर कारावास दिया जाएगा। बीएनएस की धारा 7 कहती है कि जो गंभीर अपराध हैं उनमें कौन सा कारावास दिया जाएगा? कठोर कारावास। और चाहे तो आंशिक कठोर, आंशिक सादा दिया जा सकता है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं उनमें दंड का प्रावधान कैसा किया गया है? उनमें दंड का प्रावधान किया गया है गंभीर अपराधों में कठोर। साथियों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 11-12 में एकांत कारावास का उल्लेख है। बीएनएस 11 और 12 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है। इसमें अधिकतम 3 माह 3 माह तक का एकांत कारावास दिया जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं, 15-15 दिन के, एक मतलब निर्धारित समय अवधि है। उस बार में एक बार में 15 नहीं 14 दिन, एक बार में 14 दिन, एक बार में 14 दिन, और इसमें अवकाश की अवधि 14 दिन रहेगी। लेकिन अगर कारावास 3 माह से अधिक के लिए दिया गया है तो ऐसी अवस्था में अगर कारावास 3 माह से कम का है तो एक बार में 14 दिन, अगर कारावास 3 माह से अधिक का है तो ऐसी स्थिति में 7 दिन तक एकांत कारावास में रखा जाएगा। साथियों, ये हमने आपको कारावास बता दिया। अब हम आपको संपत्ति जब्त के बारे में बताएंगे कि संपत्ति जब्त का मतलब क्या है। साथियों, संपत्ति जब्त, संपत्ति जब्त करने का दंड आजकल कम देखने को मिलता है, प्राय समाप्त सा कर दिया गया है। संपत्ति जब्त करने का दंड सिर्फ निम्नलिखित अपराधों में दिया जा सकता है, जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 154 के अंतर्गत, बीएनएस की धारा 154 के अंतर्गत, भारत सरकार से मैत्री रखने वाले शक्ति के साथ शक्ति राज्य में लूटपाट करना, या 155 के अंतर्गत लूटपाट या युद्ध
द्वारा प्राप्त संपत्ति को भारतीय आधिपत्य में लेना। साथियों, जो भी लूटपाट की गई है, लूटपाट की गई संपत्ति को उसको अपने आधिपत्य में लेना। 155 भारतीय न्याय संहिता की धारा 203, किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति का क्रय किया जाना, इस हेतु भी जिस हेतु इस प्रकार की संपत्ति को क्रय करना मना है। साथियों, संपत्ति जब्त करने का मतलब क्या है? न्यायालय जैसी संपत्ति जब्त करने का आदेश करती है तो वह संपत्ति फिर किसकी हो जाएगी? राज्य की हो जाएगी। उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो संपत्ति जब्त का दंड हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे जुर्माना। साथियों, जुर्माने के साथ देखिए, जुर्माना तो होता है, लेकिन जुर्माने के साथ न्यायालय उठने की सजा भी होती है। साथियों, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना दिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं? आईपीसी के अलावा भी कुछ एक्ट हैं, जैसे जुआ सट्टा एक्ट, जिनमें कि इस प्रकार के प्रावधान हैं जिसमें जुर्माना लगाया जा सकता है और न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। जुर्माना मतलब एक जुर्माना आरोपित करना। और जुर्माने के संबंध में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस मजिस्ट्रेट, किस न्यायालय के द्वारा कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, क्या जुर्माना संबंधी प्रावधान है। इस बारे में आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और लास्ट है सामुदायिक सेवा। लास्ट क्या है? सामुदायिक सेवा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता में नया जोड़ा गया सामुदायिक सेवा। पहले पुराने अपराध में, यानी भारतीय न्याय संहिता के पहले जो आईपीसी प्रचलित में थी, उस समय सामुदायिक सेवा से दंड देने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब सामुदायिक सेवा का प्रावधान जोड़ा गया है, जिस छोटे छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा, जैसे वृद्धाश्रम में जाकर के सेवा करना, या आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि उनको दंड दिया जाता है कि आपको जाकर के यहाँ सेवा करनी है, आपको जाकर के यहाँ कुछ दिन लोगों की सेवा करनी है, वृक्षों में पानी डालना है, रोड साफ करनी है, हॉस्पिटल में काम करना है। तो इस प्रकार के दंड दिए जाते थे। तो ऐसा कई फिल्मों में आपने देखा भी होगा। तो वही चीज इसमें भी बताई गई है कि अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसको दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये हमने आपको क्या बता दिए? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में जो दंड दिए गए हैं, दंड के प्रावधान हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। सामुदायिक सेवा, अपराधियों को सजा के रूप में समुदाय के लिए सेवा करना है। इनमें इस प्रकार की कंडीशन में होता क्या है कि यह कारावास के साथ दी जा सकती है। सामुदायिक सेवा कारावास के साथ भी दी जा सकती है। सामुदायिक सेवा अपराधियों को पुनर्वासित करने और समाज में फिर से शामिल करने पर जोर देती है। यह दंड जेल में भीड़ कम करने में मदद करती है। सामुदायिक सेवा दंड अपराधियों को बेहतर आत्म उन्मुखीकरण और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। छोटे मोटे अपराध या गलत काम करने वाले व्यक्तियों को जेल की सजा काटने के बजाय सामुदायिक सेवा के लिए सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाता है, जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और सामाजिक जिम्मेदारी इससे प्रोत्साहित होगी और फिर वह इस प्रकार के अपराध ना करें। तो साथियों, हमने अभी आपको क्या बताया? दंड बताया। लेकिन एक चीज और है, जैसे मान लीजिए जुर्माना जो होता है ये छोटे बड़े सभी अपराधों में होता है। साथियों, ये जो जुर्माना है इस पर थोड़ा फिर से हम फोकस डालेंगे
कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो जुर्माने से खत्म समाप्त हो जाते हैं, जुर्माना हुआ समाप्त। कुछ बड़े मामले हैं, यानी उनमें कारावास भी रहेगा प्लस जुर्माना भी रहेगी, कारावास प्लस जुर्माना दोनों कंडीशन रहती हैं। अब मान लीजिए आपने जुर्माना देने से मना कर दिया, तब क्या कंडीशन होगी यह भी जानना जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8(2), BNS की धारा 8(2) कहती है कि जहां कारावास दिया गया है, अगर आप जहां कारावास सहित अथवा रहित जुर्माने से दंडित किया गया है तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के मामले में दंड देने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि जुर्माना न देने पर अमुक अवधि का कारावास अतिरिक्त भोगेगा। यानी कि अगर आपको कारावास और जुर्माना दोनों मिला है और आप जुर्माना नहीं दे रहे हैं तो आपको कारावास भी भोगना पड़ेगा। यदि कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो जुर्माना अदा करने पर उसे अपराध के लिए अधिकतम निर्धारित अवधि के 1/4 तक हो सकेगा। जहां अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय हो तथा जुर्माना अदा न किया जाए तो चूक के बदले कारावास की अवधि निम्न प्रकार है। जहां पर केवल समाप्त जुर्माने से कर दिया जाए, मान लीजिए जहां पर जुर्माना 50 रुपए तक हो, वहां पर अगर आप जुर्माना नहीं भर रहे हैं तो 2 माह तक का आपका कारावास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 माह तक। अगर आपका जुर्माना 100 रुपए से अधिक ना हो, यानी 100 रुपए तक हो और आप जुर्माना नहीं भर रहे तो 4 माह तक का कारावास हो जाएगा। अगर जुर्माना किसी अन्य राशि का हो तो 6 माह से अधिक नहीं होगा। 6 माह से अधिक नहीं होगा, जुर्माना 6 माह तक हो सकता है। जो मामले जुर्माने से समाप्त हो रहे हैं और जो 100 रुपए से अधिक हैं और जुर्माने से समाप्त हो रहे हैं उनमें अधिकतम 6 माह तक का कारावास दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अपराधी की मृत्यु हो जाने से जुर्माना समाप्त नहीं हो जाता, वरन उस रकम की वसूली उसकी चल अचल संपत्ति से की जाएगी। साथियों, इसमें कहा गया है कि जो अपराधी है अगर उसको जुर्माना लगाया गया है और वह जुर्माना नहीं दे रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जुर्माना उसकी चल अचल संपत्ति से लिया जाएगा। साथियों, कुछ और प्रावधान इसमें किए गए हैं। यदि जुर्माना देने में किसी प्रकार का, अब कारावास इसमें स्थिति आ रही है, इसमें 1/4 रहेगा। कितना रहेगा? 1/4 एक्स्ट्रा भुगतना पड़ेगा। कितना? जुर्माना नहीं अदा करेंगे तो 1/4 तक हो सकेगी। जैसे मान लीजिए आपको 2 वर्ष की कारावास है और 2 लाख फाइन है, तो 2 वर्ष की कारा का 1/4 कितना हो जाएगा? 6 मंथ। 6 मंथ आपको जुर्माना ना देने पर काटने पड़ेंगे। तो साथियों, ये हमने आपको क्लियर कर दिए कि किस प्रकार से दंड दिए जाते हैं। अब हम आपको दंड के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। दंड के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। दंड के सिद्धांत, दंड के सिद्धांत। नंबर 1 है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। नंबर 2 निरोधात्मक सिद्धांत। इसको प्रतिरोधात्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधात्मक। नंबर 3 प्रायश्चित का सिद्धांत। प्रायश्चित का सिद्धांत।
नंबर चौथा, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत। नंबर पांचवा, आदर्शवादी सिद्धांत। ये 5 दंड के सिद्धांत हैं। हम अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथियों, प्राचीन काल से ही सामाजिक नियमों को भंग करने पर व्यक्ति को दंड दिए जाने की प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है। अगर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल में दंड दिया जाता था। प्राचीन काल में दंड का प्रावधान क्या था? कोड़े मारना, अंग विच्छेद करना, निष्कासन कर देना, ऐसे हाथ पैर जकड़ देना, एकांतवास कर देना, जुर्माना, दागना, इस प्रकार के दंड दिए जाते थे प्राचीन काल में। आधुनिक समाज में भी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता है। हमने आपको बता दिया कि आधुनिक समाज में अभी बीएनएस में क्या प्रावधान किए गए हैं, उस प्रकार से दंड दिया जाता है। कुछ रूढ़िवादी समाजों में अब तक भी किसी सामाजिक नियमों को भंग करने वाले व्यक्ति को समुदाय या संप्रदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। कुछ आज भी, मतलब भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बावजूद भी कुछ समाज ऐसे हैं जहां पर सजा रूढ़िवादी रूप से चली आ रही है, जैसे समाज से अलग कर देना, इस प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। किंतु शिक्षा की उन्नति के साथ साथ ऐसे दंडों की प्रथा भी समाप्त होती चली जा रही है। कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रथा आज समाप्त होती जा रही है। कुछ ही वर्ष पूर्व विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाई न करने पर दंड दिया जाता था। आज से हम अगर कुछ साल पहले देखें, 10 साल 15 साल पहले, तब पाते हैं कि विद्यालयों में पढ़ाई न करने पर टीचर स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से पीटते थे, मारते थे, दंडित करते थे। किंतु आजकल यह प्रथा लुप्त हो गई है। आज के समय में स्टूडेंट को मारना अपराध हो गया है। अगर कोई स्टूडेंट को मारता पीटता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। अब केवल अपराध करने वाले व्यक्ति को ही राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार का दंड दिया जाता है। साथियों, जो हमने आपको अभी बताया, इतने प्रकार के दंड दिए जाते हैं। अपराध के क्षेत्र में अभी तक सबसे अधिक उन्नत देशों में भी दंड की प्रथा का अंत नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि यदि किसी समाज में अपराध एवं अनैतिक कर्म करने की रोकथाम के लिए दंड की व्यवस्था न की जाए तो समाज का ढांचा यानी समाज ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए दंड की प्रथा भले ही परिवर्तित हो गई हो, किंतु उसका आज भी संसार के कोने कोने में महत्व है। न ही केवल अपराध के क्षेत्र से अपितु समाज में भी आज तक परिवर्तित रूप में दंड की प्रथा प्रचलित है। साथियों, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए दंड आवश्यक है। संप्रदायवादिता और संकुचित हृदयता के अभाव से बहिष्कार, हुक्का पानी बंद की प्रथा आज सभ्य समाज में नहीं है। प्राचीन समाज में प्रथा रहती थी कि अगर किसी ने अनैतिक आचरण वाला या कोई ऐसा अपराध किया है जो कि गंभीर है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज के समय में इस प्रकार की सभ्यता नहीं है। आज के समय में दंड विधि अनुसार दिया जाता है। फिर भी विभिन्न व्यवसायों के संघों में संस्थाओं के नियमों को भंग किए जाने पर व्यक्ति को जुर्माना आदि का दंड अवश्य दिया जाता है। अतः दंड की प्रथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। इसका कारण यही है कि दंड समाज की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। साथियों, बात फिर वही आ जाती है कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि पहले भी इस प्रकार के लोग रहते थे जो अपराध करते थे, अब और ज्यादा बढ़ गए हैं जनसंख्या बढ़ने से, इस नए युग के डिजिटलाइजेशन के हो जाने से। पहले के जमाने में शाम को 6 बजे के बाद आदमी निकल नहीं पाता था, लूट लिया जाता था। आज के समय में
मोबाइल फोन के माध्यम से लूटा जा रहा है, फर्जी कॉल करके, ब्लैकमेल करके ठगा जा रहा है। इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दंड जरूरी है। पहले भी जरूरी था, अब भी जरूरी है। इसका कारण यह है कि दंड समाज की किसी ना किसी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि जब कोई भी प्रथा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध न हो तो वह स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। दंड की उपयोगिता को सामने रखते हुए विचारकों, विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जो ये सिद्धांत है विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं, एक एक हम इन सभी सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। साथियों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार नैतिक न्याय है। नैतिक न्याय का अभिप्राय यह है कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया जाए। इसका मेन क्या है? नैतिक न्याय। इस सिद्धांत में कहा गया है कि भाई जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया जाए, अर्थात अच्छा काम करने वाले को निश्चित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए और अपराधी को उसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना चाहिए जैसा कि उसने अन्य व्यक्ति को पहुंचाया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या किया जाए? पुरस्कृत किया जाए। क्या किया जाए? उसको पुरस्कृत किया जाए। और अगर कोई अपराध कर रहा है तो जिस प्रकार का उसने अपराध किया है उस प्रकार से उसको दंडित भी किया जाए। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। क्या किया गया है? कि जैसे का तैसा। सिजविक ने बतलाया कि दंड सामाजिक रक्षा के लिए दिया जाता है एवं उसके लिए प्रतिकारात्मक सिद्धांत अत्यंत श्रेष्ठ है। जर्मन दंड व्यवस्था का यही नियम था कि दांत के लिए दांत तथा आंख के लिए आंख। जर्मन दार्शनिक कांट ने इस सिद्धांत का बहुत समर्थन किया। अपराधी को दंड देने की व्यवस्था में यह सिद्धांत भी अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी के साथ भी बिल्कुल वही व्यवहार किया जाता है जो कि उसने अपने अपराधी व्यवहार में अन्य के साथ किया है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत यही कहता है कि जिसने जैसा अपराध किया है उसको वैसी सजा। अगर अपराधी ने दांत तोड़ा है तो उसका दांत तोड़ दिया जाए, अगर उसने आंख फोड़ी है तो उसकी आंख फोड़ दी जाए, अगर उसने हाथ काट दिया तो उसका हाथ काट दिया जाए। यानी जैसे का तैसा। इसे नैतिक न्याय कहा गया है। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। साथियों, इस सिद्धांत की क्या हुई है? आलोचना बहुत हुई है। आलोचना कैसे हुई है? सर्वप्रथम यह सिद्धांत इसलिए मान्य नहीं है कि अपराध के अनुपात में दंड का निर्धारण कठिन है। दोनों को गणित के अनुपात में मिलाना कठिन है। अगर अपराध के अनुपात से अधिक दंड देते हैं तो यह भी अनुचित है तथा अपराध के अनुपात में कम दंड देते हैं तो यह भी अनुचित है। इस दुविधा का निराकरण कठिन है। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। क्या हुई है? आलोचना मतलब विरोध भी हुआ है इस सिद्धांत का। इसमें कहा गया है कि यह मान्य नहीं है क्योंकि इसमें अनुपात जो रहता है निर्धारित करना कठिन हो जाता है। नंबर एक, अनुपात करना कठिन हो जाता है। नंबर दूसरा, यह सिद्धांत धर्म के विरुद्ध जाता है। दया, सहानुभूति एवं मानवीय भावना के अभाव होने के कारण ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने इस प्रकार के दंड को मान्यता नहीं दी है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को ईसाई धर्म में मान्यता नहीं दी गई है। अब साथियों, ये तो हो गया प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। अब हम आपको बताएंगे दूसरा निरोधात्मक सिद्धांत। नंबर 2 है निरोधात्मक। इसी को क्या कहा गया है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार यह है कि दंड के द्वारा अपराधों का निवारण होना चाहिए। अपराध जिस व्यक्ति ने किया है, ठीक, अपराध किया है,
अब इसका निवारण भी जरूरी है। इस अपराध का निवारण कैसे होगा? दंड के साथ। इंग्लैंड का उपयुक्तवादी विचारक बेथम इस सिद्धांत के समर्थक थे। उपयुक्तवाद का अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दंड पर लागू करने से दंड की उपयुक्तता तभी है जबकि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करे। उपयुक्तवादी धारणा के अनुसार यदि दंड सार्वजनिक रूप से दिए जाएं और कठोर हो तो उसका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ेगा और भविष्य में अन्य संभावित अपराधी दंड के भय से अपराध नहीं कर पाएंगे। तो इसमें निरोधात्मक में कहा गया है कि अपराध का निवारण दंड से होगा, लेकिन दंड कैसा होगा? दंड होगा सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से दंड का निवारण कैसा होगा? सार्वजनिक रूप से। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कई बार विलन एक व्यक्ति को जिसको मारना चाहता है, दहशत फैलाने के लिए पब्लिक प्लेस में आकर के उसके साथ बर्बरता करता है। ऐसा कई फिल्मों में देखने को मिलता है। तो साथियों, निरोधात्मक सिद्धांत में यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। निवारण तो होगा, लेकिन दंड कैसा होगा? सार्वजनिक रूप से। अब सार्वजनिक रूप से दंड देने का क्या रीजन है? क्यों सार्वजनिक रूप से दंड देना चाहिए? ताकि भय दिखे लोगों के अंदर, इस प्रकार का अपराध ना करें। भविष्य में अन्य संभावित अपराधी दंड के भय से अपराध नहीं कर पाएंगे। मतलब जो अपराधी भविष्य में इस प्रकार का अपराध करने का सोचे तो दंड को ध्यान में रखें। उनको पता रहे दिमाग में कि अगर हमने इस प्रकार का अपराध किया तो हमें भी बीच चौराहे में ले जाकर के दंडित किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार दंड निरोधक के रूप में अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिकतम सुख देने में समर्थ हो सकेगा। सरल शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा अन्य कोई भी व्यक्ति अपराध करने का साहस ना करे। दंड इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से दिया जाए कि दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने का साहस ना कर सके। क्या ना कर सके? साहस ना कर सके। जब एक व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाता है तो अन्य व्यक्ति इससे भयभीत होकर भविष्य में सद्व्यवहार करते हैं और इस प्रकार समाज में अपराध की रोकथाम होती है। साथियों, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाए जिससे कि अपराध पर अंकुश लगे। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। क्या हुई है? इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। क्या हुई है? आलोचना। आलोचना कैसे हुई है? यदि दंड का उद्देश्य अपराध का निरोध करके भविष्य में अपराधी की पुनरावृत्ति को रोकना है तो उसका यह अर्थ है कि दंड आतंकपूर्ण अथवा कठोर होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। परंतु दंड का उद्देश्य यह उचित नहीं मालूम होता। जो इस प्रकार का दंड दिए जाने का प्रावधान है यह उचित नहीं मालूम होता है। इससे साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि दंड जनता में आतंक फैलाए। तो कभी कभी होता क्या है, देखिए, अपराध साधारण भी होते हैं, साधारण, छोटे और गंभीर भी होते हैं। तो अगर सभी व्यक्तियों को एक प्रकार से दंडित किया जाएगा तो भी ठीक नहीं है। परंतु दंड का यह उद्देश्य उचित नहीं मालूम होता। क्यों नहीं होता? इसमें साधारण अपराधों के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि दंड जनता में आतंक फैलाए, क्योंकि मेन उद्देश्य है आतंक फैलाना। आतंक मतलब इस प्रकार से भयभीत करना कि दूसरा व्यक्ति अपराध करने से डरे। अतः अपराध की परिस्थिति तथा अपराध के कारणों आदि का सही ज्ञान किए बिना ही कठोर दंड देने की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यानी अपराध की परिस्थिति तथा अपराध के कारणों का सही ज्ञान किए बिना। अब मान लीजिए अपराध किया आपने, सार्वजनिक रोड में ले जाकर के उसको दंडित किया। पहले ये तो पता चले कि आखिर अपराध किस प्रकृति का है, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। बिना ज्ञान के, मतलब अपराध के कारण का सही ज्ञान होना जरूरी है। अपराध की परिस्थिति तथा अपराध के कारणों आदि का सही ज्ञान किए बिना
कठोर दंड की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। बहुत बार प्रथम अपराधी तथा पुनरावृत्त करने वाले अपराधी कि दंड की मात्रा में भेद किया जाता है। कभी कभी अपराधी को संदेह का लाभ भी इसलिए दिया जाता है कि उसने इरादे से अपराध नहीं किया, अपितु उससे अपराध हो पड़ा। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन सब बातों की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। इस प्रकार के दंड की आलोचना भी हुई है। तो साथियों, ये हमने आपको निरोधात्मक प्रतिरोधात्मक सिद्धांत बता दिया। अब हम आपको तीसरा सिद्धांत बताएंगे। साथियों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तीसरा सिद्धांत है प्रायश्चित। दंड का यह प्राचीनतम सिद्धांत है। प्राचीन काल से यह धारणा प्रचलित है कि जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसे उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। साथियों, इस प्रकार का जो ये सिद्धांत है प्राचीन काल से चला आ रहा है। अपराध क्या है? बुरा काम है, एक प्रकार से बुराई है, यानी बुरा काम है। प्राचीन काल से यह धारणा प्रचलित में है कि जब व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो उसे उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। इस प्रायश्चित का विधान ईश्वर द्वारा माना जाता है। मतलब इसमें जो प्रायश्चित है यानी दंड है, वो ईश्वर का विधान माना जाता है। क्या माना जाता है? ईश्वर का विधान माना जाता है, अथवा समाज या राज्य अपने कानूनों के माध्यम से करता है। प्रायश्चित का विधान अत्यंत कठोर होता है। प्रायश्चित का विधान अत्यंत कठोर होता था। आज भी दंड का निर्धारण अनेक स्थानों पर प्रायश्चित के सिद्धांत के आधार पर होता है। इस विचारधारा के अनुसार दंड का आधार अपराधी को अपने अपराधी कार्य के हेतु दंड में निहित दुख के माध्यम से प्रायश्चित कराना था। साथियों, जिस प्रकार से उसने अपराध किया है, अपराधी कार्य के लिए उसके जो निहित दुख है उसके माध्यम से उसको प्रायश्चित कराना। सेलीज ने दंड के प्रायश्चित में उद्देश्य को एक धार्मिक अनुष्ठान बताया और कहा कि आदिम समाजों में इस प्रकार के दंड से ईश्वरीय इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह सिद्धांत धार्मिक भावनाओं पर आधारित है। इस सिद्धांत को हम दंड का सिद्धांत नहीं मान सकते क्योंकि यह केवल धार्मिक भावनाओं पर ही आधारित है। कानून के अंतर्गत ऐसे कोई व्यवस्था नहीं कि प्रायश्चित के पश्चात दंड ना दिया जाए। साथियों, गलती करके प्रायश्चित करना ये धार्मिक हिसाब से हो गया, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी ने अपनी गलती मान ली कि भाई सॉरी बोल देने से अगर अपराध का दंड खत्म हो जाता, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने गलती की है, बुराई की है, अपराध किया, आप प्रायश्चित करेंगे, लेकिन आपको दंडित भी किया जाएगा। तो साथियों, ये तीसरा सिद्धांत हो गया जिसे ईश्वरीय विधान माना जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा सिद्धांत प्रचलित में नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा सिद्धांत प्रचलन में नहीं है, इसका विरोध भी हुआ है। चौथा सिद्धांत है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। साथियों, दंड के इस सिद्धांत का उद्देश्य न तो प्रतिकार है और न ही अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है, बल्कि अपराधी का सुधार करना है। इसमें किसकी सुधार की बात चल रही है? जिस अपराध को किसने किया है? अपराधी ने। इसको सुधार की बात चल रही है। क्या चल रही है? इसको सुधार की बात कही गई है। दंड का उद्देश्य अपराधी का सुधार तथा उसके चरित्र का परिष्कार करना है। दंड का उद्देश्य दंड के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। दंड का उद्देश्य दंड के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। अपराधी को साधन नहीं बल्कि साध्य समझा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का मुख्य उद्देश्य भविष्य में अनुचित कर्मों को रोकना मात्र नहीं बल्कि अपराधी की मानसिक वृत्तियों एवं चरित्र में स्थायी परिवर्तन लाकर उसे समाज का उत्तरदायी, उपयोगी एवं सम्मानित नागरिक बनाना है। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है
कि भाई अपराधी जिसने अपराध किया है उसको इस प्रकार से सुधारा जाए जेल में रख करके, जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे, उसके अंदर विश्वसनीयता आए, उसके अंदर समाज में रहने की इस प्रकार की जिज्ञासा आए कि वह लोगों का भला करेगा और वह सभ्य व्यक्ति बने। आधुनिक युग में इस सिद्धांत को काफी मान्यता मिली है। यह सिद्धांत मानवीय भावनाओं, दया, सहानुभूति एवं प्रेम पर आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? यह जो सिद्धांत है मानवीय भावनाओं पर, मानवीय भावनाओं, दया, सहानुभूति, प्रेम पर आधारित है। आधुनिक युग के विचारकों के अनुसार दंड से अधिक प्रभाव प्रेम और सहानुभूति पर पड़ता है। जो आधुनिक युग के विचारक हैं उन्होंने कहा कि दंड से किसी को नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन प्रेम से, दया से, सहानुभूति से इस प्रकार से सुधारा जा सकता है। यदि अपराधी से सहानुभूति दर्शाई जाए और उसे समझा बुझाकर उचित मार्ग पर चलाए जाने की चेष्टा की जाए तो यह भविष्य में अपराध नहीं करेगा। अतः इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो कानून को अपराधी के सुधार की ओर ध्यान रखकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति से जिस पर्यावरण या दशा के कारण वह अपराध हुआ है उसको दूर करने का प्रयत्न ही आश्रिष्ट माना जाता है। साथियों, इसमें कहा गया है कि जिसने अपराध किया, जिस व्यक्ति ने, उसको समझाया जाए कि उस प्रकार का अपराध ना करें। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। क्या हुआ है? इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आलोचना कैसे हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। इस सिद्धांत की क्या हुई है? आलोचना। यह सिद्धांत आधुनिक युग में सर्वाधिक मात्रा में मान्य है। यह जो सिद्धांत है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत आज के आधुनिक समय में सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि यह दंड की बर्बरता के विरुद्ध है और अपराधी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखता है। परंतु व्यवहार में यह सिद्धांत भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। यह बात निराधार नहीं है कि बहुधा अपराध सामाजिक विषमता तथा अवस्था के कारण होते हैं। यह निराधार नहीं है, मतलब यह भी बात सही है कि जो अपराध हो रहे हैं तो समाज में जो विषमता व्याप्त है, जो अव्यवस्था है, उसके कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं। परंतु यह मान लेना कि अपराध केवल मानसिक संतुलन मानसिक असंतुलन या सामाजिक अन्याय के कारण ही होते हैं, सदैव सत्य नहीं होते हैं। मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध हमेशा मानसिक संतुलन खो गया उसका, या मानसिक असंतुलन है, या सामाजिक अन्याय के कारण उसने अपराध किया, ऐसा नहीं है। कुछ प्रकार की सामाजिक विषमताएं और अव्यवस्थाओं के कारण भी अपराध होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो व्यवसायी अपराधी हो जाएं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो व्यवसायी अपराधी हो जाते हैं और बार बार अपराध करते रहते हैं। ऐसे अपराधियों को सुधारना संभव नहीं है, मतलब सुधार पाना संदेहजनक है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना हुई है। अब हम आपको बताएंगे आदर्शवादी सिद्धांत। नंबर 5वां है दंड का आदर्शवादी सिद्धांत। क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड व्यक्ति को इसलिए नहीं दिया जाता कि उससे अपराध का बदला लेना है अथवा उसे दंड देने से अन्य लोग अपराध करने से डरेंगे। दंड इसलिए दिया जाता है ताकि अपराधी ने अनैतिकता के वशीभूत होकर एक अनैतिक कार्य किया है। यहां जो आदर्शवादी सिद्धांत है, जो पूर्व के सिद्धांत हैं, उनसे बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो दंड देने का प्रावधान है, ना तो बदला लेने के लिए दिया जाता है, ना ही डराने के लिए दिया जाता है, ना ही भय दिखाने के लिए दिया जाता है। यह केवल इसलिए दिया जाता है कि जिसने जिस प्रकार का अनैतिक काम किया है, अनैतिक कार्य किया है,
उसके लिए दंडित किया जाता है। अनैतिकता के वशीभूत होकर के अनैतिक कार्य किया है, इसलिए दंडित दिया जाता है। राज्य उन्हीं परिस्थितियों में व्यक्तियों के लिए दंड का विधान करता है जब वह अपनी नैतिक इच्छा का स्वतंत्र प्रयोग करने में असफल रहता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि दंड की मात्रा व्यक्ति द्वारा की हुई अनैतिकता के अनुपात में होनी चाहिए, मतलब जिस प्रकार का उसने कार्य किया, अपराध किया, उस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए। अतः दंड एक घृणित अथवा अनैतिक कार्य न होकर नैतिकता का एक सक्रिय पोषक है। वह एक और व्यक्ति की नैतिक इच्छा को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो दूसरी ओर व्यक्ति की अनैतिक भावना पर आघात पहुंचाकर उसका सुधार करता है। मतलब जो अनैतिक कार्य किया है, आपने किया, उस पर वह सुधार भी पहुंचाता है। इस प्रकार का दंड कठोरता अथवा अत्याचार का प्रतीक न होकर नैतिकता का संबल बन जाता है। क्या बन जाता है? नैतिकता का संबल बन जाता है। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। क्या हुई है? इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। आदर्शवादी सिद्धांत अव्यवहारिक है। इसकी अव्यवहारिकता निम्न दो कारणों से स्पष्ट होती है। दो कारण हैं इसकी आलोचना के। कौन कौन से कारण हैं? दो कारण हैं। नंबर एक है, प्रथम कारण तो यह है कि अपराध के परिणाम स्वरूप होने वाली नैतिक क्षति का ठीक ठाक अनुमान लगाना संभव नहीं है। जो नैतिक क्षति हुई है उसका अनुमान लगाना कठिन है। क्या है? अनुमान लगाना कठिन है। अतः दिए जाने वाले दंड का अनुपात निश्चित करना भी असंभव है। इसके अतिरिक्त दंड को नैतिकता पर आधारित मानकर उस व्यक्ति के आंतरिक पहलू से ही संबंध मान लिया गया है, जबकि अपराध और दंड का जितना संबंध व्यक्ति के आंतरिक पहलू से होता है उतना ही बाह्य पहलू से भी होता है। आंतरिक पहलू को माना गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आंतरिक के साथ बाह्य पहलू का भी योगदान होता है। तो साथियों, ये हमने आपको 5 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत था प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा था निरोधात्मक, तीसरा था प्रायश्चित, चौथा था दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, पांचवा आदर्शवादी सिद्धांत। प्रत्येक सिद्धांत में कुछ गुण और दोष हैं। जितने भी हमने आपको सिद्धांत बताए हैं, इन सिद्धांतों में कुछ गुण कुछ दोष हैं। कौन सिद्धांत अधिक संतोषप्रद है, यह प्रश्न विवादास्पद है। कांट, हीगेल, ब्रेडले तथा मैकेंजी के अनुसार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत सबसे संतोषप्रद है। आधुनिक विचारों के अनुसार सुधारवादी सिद्धांत ही सबसे संतोषप्रद है। साथियों, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत रखा है। कुछ का कहना है कि दंड का जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है वो सही है, कुछ का कहना है कि वो सही नहीं है। इस प्रकार से कुछ ने समर्थन किया है तो कुछ ने विरोध किया है। साथियों, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? कांट और हीगेल ने समर्थन किया है, और ब्रेडले तथा मैकेंजी ने। जबकि आधुनिक विचारों के अनुसार, जो आधुनिक विचार हैं, आधुनिक यानी वर्तमान में जो आधुनिक विचार हैं, इसमें सुधारात्मक सिद्धांत को सही माना है। सुधारवादी सिद्धांत जो है उसको सही माना है, सुधारवादी सिद्धांत को सही माना है। आधुनिक काल में यह अत्यंत लोकप्रिय है, परंतु व्यवहार में यह सिद्धांत सफलीभूत नहीं हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो दंड का सबसे अच्छा सिद्धांत वह है जिसमें इन उक्त सभी सिद्धांतों का समन्वय हो। जो पांचों सिद्धांत हैं, इन सभी का समन्वय होना चाहिए। अर्थात दंड देने से पूर्व अपराध की निष्पक्षता से सही सही जांच कर ली जानी चाहिए। क्या कर ली जानी चाहिए? अगर किसी को दंड दिया जा रहा है तो उसकी निष्पक्ष क्या होनी चाहिए? जांच, यानी फेयर ट्रायल होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्पक्षता से सही सही जांच कर ली जाए। उसके पश्चात अपराध की गुरुता के अनुसार प्रतिशोध के रूप में अपराधी को कुछ यातना भी मिलनी चाहिए, ताकि उसे पश्चाताप करने का अवसर मिले और भविष्य में दंड उसके लिए निरोध तथा सुधार दोनों रूपों में कार्य करे। अपराध के फलस्वरूप दंड इस रूप में मिलना चाहिए कि उसका दृष्टांत समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए निरोधात्मक सिद्ध हो। जहां पर सुधार
द्वारा अपराधी का मानसिक या नैतिक उत्थान संभव हो, वहां उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, परंतु दंड देने में सर्वत्र एक ही सिद्धांत अवलंब नहीं होना चाहिए, यानी एक ही सिद्धांत नहीं अपनाना चाहिए दंड देने में। साथियों, ये हमने आपको दंड और दंड के सिद्धांत बताए, किस प्रकार से दंड दिए जाते हैं। साथियों, अब हम आपको एक प्रकार का और दंड बताएंगे जिसे संचित दंड कहा जाता है। संचित दंड क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। हमने पहले आपको दंड बता दिए, फिर दंड के सिद्धांत बता दिए, अब हम आपको एक संचित दंड के बारे में बताएंगे। संचित दंड, संचित दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के अनुसार जहां कोई बात अपराधी को परिभाषित या दंडित करने वाली हो, बीएनएस की धारा 9, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के अनुसार जहां कोई बात अपराधी को परिभाषित या दंडित करने वाली उस समय में लागू किसी विधि की दो या अधिक अलग परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, या जहां कई कारक जिनमें से एक या एक से ज्यादा स्वयं ही अपराध निर्मित करते हैं तथा जब वे मिला दिए जाएं तो भिन्न निर्मित करेंगे, तो अपराधी को उससे ज्यादा कठोर दंड से दंडित न किया जाएगा, जो कि ऐसे अपराधों में से किसी एक अपराध हेतु वह न्यायालय जो उसका परीक्षण करता है उसे दे सकता है। मान लीजिए साथियों, इसमें उदाहरण से समझिए। उदाहरण है, ए ने बी पर लाठी से कितने बार किए? 50 बार किए। यहां पर ए ने संपूर्ण मारपीट द्वारा तथा उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा जिनसे कि वह मारपीट हुई बी को स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाने का अपराध किया। यदि ए ने प्रत्येक प्रहार के लिए दंड का भागी बना दिया जाए तो हर प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड का भागी है। साथियों, ए ने बी के साथ मारपीट की, ए ने बी को 50 कितनी लाठी मारी? 50 इसने। अब कह रहे हैं कि अगर हर लाठी के बार में ए को दंडित किया जाए तो ए को कितनी सजा हो जाएगी? 50 वर्ष की। जबकि ऐसा विधि में प्रावधान नहीं है। संपूर्ण जो मारपीट हुई है, चाहे 50 लाठी मारी हो चाहे 1 लाठी मारी हो, मामला एक माना जाएगा और दंड कैसा दिया जाएगा? एक दंड दिया जाएगा। साथियों, ये हमने एक उदाहरण दिया। दूसरे मामले में अगर हम देखें, ए बी को पीट रहा है। क्या कर रहा है? पीट रहा है। और सी उसमें क्या करे? हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे और ए डी पर जानबूझकर आघात करे। ए सी पर, किस पर? ए सी पर जानबूझकर आघात करे। तो यहां पर चूंकि सी पर किया गया प्रहार उस कार का भाग नहीं है जिसके द्वारा ए बी को स्वेच्छा चोट पहुंचाता है, इस तरह ए बी को स्वेच्छा पहुंचाई गई चोट के लिए दंड का तथा सी पर किए गए प्रहार के लिए दंड का भागी होगा। साथियों देखिए, ए और बी लड़ रहे हैं, ठीक? ए बी को पीट रहा है, सी ने देखा, सी बीच बचाव करने गया। अब ए ने क्या किया? ए ने सी को भी मारना शुरू कर दिया। मतलब उसने बी को भी मारा और सी को भी मारा। क्या किया उसने? इसको भी मारा और इसको भी मारा। तो ऐसी स्थिति में जो ए है, ए को बी के लिए स्वेच्छापूर्वक पहुंचाई गई चोट के लिए दंड तथा सी पर किए गए प्रहार के लिए भी दंड दिया जाएगा। जो संचित दंड है, इसके प्रमुख सिद्धांत अगर हम देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
जब किसी, इसके जो सिद्धांत है संचित दंड के, वो भी जानना बहुत जरूरी है। संचित दंड के जो सिद्धांत है वो भी जानना बहुत जरूरी है। संचित दंड के सिद्धांत नंबर 1 है, जब किसी एक ही तरह के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराया जाए तो सिर्फ एक ही अपराध माना जाएगा। एक ही तरह के आपराधिक कार्य को, एक ही तरह के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराया जाए, जैसे एक गाली दे दी, 100 गाली दे दी, तो अपराध एक ही माना जाए। नंबर दूसरा, एक ही तरह के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराया जाए तो एक ही अपराध माना जाएगा। नंबर दूसरा, जब एक कार्य या घटनाओं के क्रम से कई भिन्न तरह के अपराध होते हैं, या तो एक ही स्वभाव के कई अपराध हो जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो, तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय है। क्या है? प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाए तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय किया जाएगा। साथियों, ये जो चीजें हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दंड तो हमने बता दिया है, इन चीजों का भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इनके बारे में पता नहीं होगा तो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। यदि कोई अपराध दंड संहिता में वर्णित 2 या अधिक अपराधों की परिभाषाओं के अंतर्गत आता हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उनमें से किसी एक अपराध के लिए अधिकतम दंड से दंडित किया जा सकता है। साथियों, यह सिद्धांत नंबर दूसरा है। यदि अपराधी द्वारा किए गए अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य, यदि अपराधी द्वारा किए गए अनेक कृत्यों में से एक या अधिक कृत्य स्वतंत्र रूप से अपराध हो तथा उन कृत्यों से मिलकर एक भिन्न अपराध बनता हो तो ऐसी दशा में केवल एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रताप कुमार बनाम पंजाब के राज्य में कहा कि इस धारा के प्रावधानों द्वारा न्यायालय को एक से अधिक अपराधों के लिए दंड देने से रोका नहीं गया है, अपितु उनकी दंड देने की अधिकार शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वह अभियुक्त को एक अपराध के लिए दंडित करे या एक से अधिक अपराध के लिए, लेकिन दंड कुल मिलाकर उनमें से किसी एक अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। साथियों, अब फिर से समझ लीजिए। पहला सिद्धांत है, एक ही तरह के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराया जाए। अगर एक ही तरह का जो भी आपराधिक कार्य है उसने बार बार किया है, ऐसी स्थिति में उसको एक दंड से दंडित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए उसने अगर गाली गलौज की है तो उसको चाहे एक बार गाली दे चाहे 10 बार गाली दे, लेकिन उसमें प्रावधान जो किया गया है कि एक ही अपराध माना जाएगा, तो एक ही अपराध माना जाएगा। अब साथियों, हम आपको दूसरा बताते हैं। यदि कोई दूसरा सिद्धांत है कि जब एक कार्य या घटनाओं के क्रम से कई भिन्न तरह के अपराध होते हैं या एक ही स्वभाव के कई अपराध हो जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय है। अगर भिन्न व्यक्तियों से तो अलग अलग दंडनीय है। नंबर तीसरा है कि जब तक कि कार्य से भिन्न भिन्न अपराध बनते हैं तब अभियुक्त पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अभियोग लगाया जाएगा जिससे मामले को हर दृष्टि से देखा जा सके, परंतु अभियुक्त को उन सभी अपराधों में से सिर्फ उसी अपराध के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा जो उन सभी अपराधों में गुरुतर है। नंबर चौथा है, कभी कभी एक कार्य जो स्वयं अपराध होता है अन्य कार्यों के साथ मिला देने से या तो भिन्न अपराध बन जाता है या उसी अपराध का गंभीर रूप धारण कर लेता है। यहाँ यह भी अधिक उपयुक्त होगा कि अपराधी पर न सिर्फ एक मिले जुले अपराध के लिए अभियोग लगाया जाए, लेकिन हर छोटे अपराध के लिए दोषारोपण किया जाए। इस तरह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 लागू होने के लिए यह जरूरी है कि एक से अधिक कार्य भिन्न भिन्न परिभाषाओं के अंतर्गत अपराध हो। एक ही कृत्य के गंभीर स्वरूप को भिन्न अपराध नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, ए ने बी पर हमला किया जिससे बी के साधारण और गंभीर चोटें आई, इससे साधारण और गंभीर चोटों का अलग अलग मामला नहीं बनेगा।
वरन भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 के अंतर्गत गंभीर चोटों का अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गंभीर चोटों का अपराध माना जाएगा। साथियों, ये बीएनएस में बताया गया है, नए कुछ प्रावधान हैं और हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए, जजमेंट भी बताए कि किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों, मेन यही है कि किस प्रकार से दंडित किया जाए, ये हमने आपको बता दिया। 4 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, जब किसी एक ही प्रकार के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराकर किया जाए। पहला है, एक ही प्रकार के आपराधिक कार्य को बार बार दोहराया जाए। जैसे किसी पर लाठी का वार किया जाए तो केवल एक ही अपराध बनेगा। इसी प्रकार बार बार झूठ बोलने पर एक ही झूठ समझा जाएगा। नंबर पॉइंट एक क्लियर हुआ। नंबर दूसरा कह रहा है कि जब एक कार्य अथवा घटनाओं के क्रम से कई विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं या एक ही स्वभाव के कई अपराध हों जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो, तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय माना जाएगा। जैसे एक कार्य अथवा घटनाओं के क्रम से कई भिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, यानी कई प्रकार के अपराध होते हैं, या एक ही स्वभाव के कई अपराध होते हैं, तो ये सब अलग अलग दंडनीय माने जाएंगे। नंबर तीसरा कह रहे हैं कि जब एक ही कार्य से भिन्न भिन्न अपराध बनते हैं, तब अभियुक्त पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अभियोग लगाया जाएगा जिससे मामले को हर दृष्टि से देखा जाए, परंतु अभियुक्त को उन सभी अपराधों में से केवल उसी अपराध के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा जो सभी अपराधों में बड़ा है। साथियों, चौथा है, कभी कभी एक कार्य जो स्वयं अपराध होता है, अन्य कार्यों चाहे ऐसा कार्य आपराधिक हो अथवा नहीं के साथ मिला देने से या तो भिन्न अपराध बन जाता है या उसी अपराध को बढ़ा हुआ रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो चोरी करने के लिए रात्रि में गृह भेदन करता है, चोरी करता है, तो उस पर दोनों अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है और प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, परंतु दंड देते समय जो दंड है वह जो अधिकतम दंड है उससे अधिक नहीं होगा। 2 अपराधों के लिए दंड तो दिया जा सकता है, लेकिन उसमें जो दंड है वो दंड अधिकतम नहीं हो सकता। कैसा अधिकतम नहीं हो सकता, वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। साथियों, ये चीजें जो हमने आपको बताई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संचित दंड जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपको संचित दंड भी बता दिया। संचित दंड का मतलब यही होता है कि किस प्रकार से दंड दिया जाएगा। क्या है सर, आज क्या है कि आज के समय में छोटी छोटी बातें रहती हैं। अब जब दंड पड़ा है तो दंड के बारे में इन चीज़ों का भी ज्ञान होना हमें जरूरी है कि किस प्रकार से क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या कैसा। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि उदाहरणों से हमें समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उदाहरणों से हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हमने आपको 2 उदाहरण भी बताए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक दंड का खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको भारतीय न्याय संहिता के दंडों के लघुकरण से संबंधित आदेश बताएंगे और फिर हम आपको तथ्य की भूल और विधि की भूल के बारे में भी बताएंगे। वैसे हम तथ्य और विधि की भूल में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।